नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता सिर्फ दरी उठाने के लिए, दूसरे दल से आने वाले नेताओं को मिलती है भाजपा में बड़ी कुर्सी। कांग्रेसियों ने कहा, लोकतंत्र की हत्या कर रही भारतीय जनता पार्टी और उनके अधिकारी, समस्या उठाए जाने पर किया जा रहा है एफआईआर। बिलासपुर में कुत्तों और जीव जंतुओं के काटने के मामले बढ़े, इंजेक्शन लगवाने बड़ी संख्या में पहुंचते हैं जिले के नागरिक। फिर से बारिश का बन गया है सिस्टम, मौसम विभाग ने दी भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार और डिप्टी सीएम अरुण साव पर जमकर निशाना साधा है। 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने इसे पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हुए भाजपा पर भी तीखे शब्दों में हमला बोला। हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम अरुण साव पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर यह बात उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जैसे व्यक्ति कहते तो समझ आता कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। लेकिन अरुण साव जो खुद हाई कोर्ट के वकील रह चुके हैं और विधि विधायी मंत्री भी रहे हैं, उनका इस फैसले को सही ठहराना और हरियाणा का उदाहरण देना घोर आपत्तिजनक है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कभी भी लोकसभा, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इस तरह के 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल को मान्यता दी गई है। मार्च 2018 में ये आदेश है और यदि उप मुख्यमंत्री यदि विजय शर्मा बोलते तो मुझे समझ आता कि वो कानून के जानकार नहीं हैं, लेकिन यदि अरुण साव कहते हैं जो हाई कोर्ट में वकील भी रहे हैं और वो इस बात को कहते हैं, ये तो और घोर आपत्तिजनक है। और इसी के पास विधि विधायी मंत्री विभाग था, अभी छूटा है, कल ही हटा है उससे, उसके पहले तो विधि विधायी विभाग। बताइए कि लोकसभा में कब पारित हो गया, कि विधानसभा में कब पारित हुआ, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये हुआ। मुझे जो जानकारी है कि हरियाणा के मामले में क्योंकि स्टे नहीं मिला, इस कारण से 14 मंत्री चल रहा है। संवैधानिक कृत्य हुआ है तो ये कोई भी निर्णय लेगा वो संवैधानिक नहीं होगा। तो बहुत बड़े संविधान की समस्या खड़ी हो गई है इस प्रदेश में। इस मामले में जो विधिवेत्ता हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, उनसे बल्कि आप लोग पूछें कि इसका हल क्या है, कि यदि संविधान के विपरीत जाके मंत्रिमंडल का गठन होता है तो फिर वो जो फैसला लेंगे वो क्या सही होगा या गलत। तो जब वोट चोरी करके ही यहाँ सरकार बनी है तो इनकी क्यों परवाह करेंगे। यदि जनादेश से बनता तो परवाह करते कि नहीं भाई नाराज़ हो जाएंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा, इसलिए परवाह नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट चोरी करना आता है। इसलिए पुन्नूलाल मोले, अमर अग्रवाल, धर्मजीत, धर्म सिंह, है ना, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, अजय चंद्राकर, हमारे रानी लक्ष्मीबाई, रेणुका सिंह, राजेश मुणत, सब एक लाइन से कल। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि हरियाणा में स्टे नहीं मिलने की वजह से वहां 14 मंत्री चल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि मंत्रिमंडल असंवैधानिक तरीके से गठित होता है तो फिर उसके द्वारा लिए गए निर्णय भी संवैधानिक माने जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का हाल ऐसा है कि उन्हें केवल दरी उठाने और झंडा लगाने के लिए रखा गया है, जबकि दूसरे दल से आने वालों को बड़ी कुर्सियां मिलती है।
ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। नेहरू नगर अमेरी रोड स्थित बिना मान्यता के संचालित नारायणा स्कूल पर बड़ा घोटाला सामने आया है। एनएसयूआई प्रदेश सचिव लोकेश नायक के नेतृत्व में छात्र प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आरोप है कि विद्यालय ने सीबीएसई का नाम लेकर भ्रामक प्रचार करते हुए मात्र कुछ महीनों में 243 विद्यार्थियों से करीब 2 करोड़ रुपए फीस वसूल ली है। लोकेश नायक ने कहा कि यह सिर्फ शिक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध है। यदि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो एनएसयूआई सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। एनएसयूआई ने मांग रखी है कि स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज हो, मामला आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा जाए और अभिभावकों की राशि वापस कराई जाए। ज्ञापन सौंपने में एनएसयूआई के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। बिलासपुर हाई कोर्ट ने असिस्टेंट जियो हाइड्रोलॉजिस्ट पद पर भर्ती से जुड़ी एक अहम याचिका पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस पद के लिए केवल जियोलॉजी में मास्टर डिग्री ही मान्य होगी। एमटेक डिग्री धारकों द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उनकी डिग्री भी जियोलॉजी के लिए समकक्ष है और उन्हें भी पात्रता सूची में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने यह मांग अस्वीकार कर दी। अदालत ने कहा कि भर्ती के नियम तय करना राज्य सरकार का अधिकार है और वर्ष 2014 में बने वैध नियमों के अनुसार केवल जियोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि ही मान्य है। यह भी स्पष्ट किया गया कि एमटेक डिग्री कृषि क्षेत्र में तो उपयुक्त हो सकती है, लेकिन यह जियो हाइड्रोलॉजी जैसे विशिष्ट तकनीकी क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने सख्त कहा है कि तकनीकी पदों की भर्ती में योग्यता को लेकर कोई लचीलापन नहीं बरता जाएगा और निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि पति की मृत्यु के बाद विधवा बहू जब तक पुनर्विवाह नहीं कर लेती तब तक वह अपने ससुर के भरण पोषण की हकदार है। यह फैसला हिंदू दायित्व एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के तहत दिया गया है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि विधवा बहू अपने ससुर से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पहले ही ससुर को भरण पोषण देने का आदेश दिया था, लेकिन ससुर ने उस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी। ससुर ने अपनी सीमित आय और पेंशन पर आश्रित होने का हवाला दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी और कहा कि विधवा बहू के लिए यह प्रावधान एक सुरक्षा कवच की तरह है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिम्स अस्पताल में इन दिनों एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। रोजाना यहां 90 से 100 लोग रेबीज का टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। हालात यह है कि सुबह से ही अस्पताल में टीकाकरण केंद्र में लंबी कतारें लग जाती हैं। बरसात के मौसम में कुत्तों और अन्य पालतू जानवरों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग एहतियात के तौर पर एंटी रेबीज का टीका लगवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों और शहर के आसपास के क्षेत्रों से मरीज बड़ी संख्या में सिम्स का रुख कर रहे हैं। मरीजों की लगातार बढ़ रही तादाद को देखते हुए यह चर्चा शुरू हो गई थी कि सिम्स में एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म होने की स्थिति में है। लोगों में यह चिंता भी बनी हुई थी कि अगर स्टॉक खत्म हुआ तो मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
इस मामले में जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल ने कहा कि उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टर गढ़ेवाल का कहना है कि बरसात के मौसम में आवारा कुत्तों और पालतू जानवरों के काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर किसी को कुत्ते, बिल्ली या अन्य जानवर ने काट लिया है तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या सिम्स पहुंचकर एंटी रेबीज का टीका जरूर लगवाएं। इंजेक्शन उपलब्ध हैं जिन्हें जहाँ भी है लगाया जाए। एक मैम इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी शायद कुत्ते लोगों का गिर में भी ज्यादा काटने तक शिकायत आ रही है, नियम देखा जा रहा है। देखिए, हम लोग इलाज कर सकते हैं, है ना। यदि कुत्ता काटने के बाद हमारे पास आया है तो हम उसको एंटी रेबीज वैक्सीन दे सकते हैं। सिम्स में रोजाना जितनी संख्या में मरीज आ रहे हैं सभी को एंटी रेबीज का टीका लगाया जा रहा है। हालांकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से मरीजों को कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन किसी को भी बिना टीका लगाए वापस नहीं भेजा जा रहा। इस विषय में जब सिम्स अधीक्षक लखन सिंह से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल में टीके की कोई कमी नहीं है। उनके मुताबिक पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है और सभी मरीजों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराने की जरूरत नहीं है। रेबीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है और मेरे यहाँ ही नहीं, आप हर शासकीय संस्थान में मैंडेटरी रखना और सभी शासकीय अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और जैसे ही काटते, यदि किसी को काटने पे ब्लड निकला है तो उसको इमीडिएटली पास के अस्पताल में जाके, क्योंकि खासकर बच्चों में उनको इम्यूनोग्लोबुलिन की जरूरी रहता है लगाना, तो ऐसे वेट नहीं करना चाहिए। कई लोग वेट करते हैं, लेट पहुंचते हैं, तो उसका इफेक्ट फिर नहीं आता जितना आना चाहिए। तो तब मेरा आप लोगों के माध्यम से ये है कि यदि किसी को काट दिया है, कोशिश तो ये करें कि किस तरह से इस चीज से बचे। यहाँ एंटी रेबीज वैक्सीन की मांग इन दिनों बढ़ गई है। रोजाना सैकड़ों मरीज कतार में लगकर टीका लगवा रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने साफ किया है कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है और मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक और सतर्क रहने की सलाह दी है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जिला अस्पताल बिलासपुर में इलाज के लिए आने वाले थायराइड मरीज इन दिनों काफी परेशान हैं। यही वजह है कि अस्पताल में थायराइड के इलाज की सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अस्पताल स्टाफ का कहना है कि आवश्यक सामग्री और दवाइयों की कमी के चलते मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। थायराइड की समस्या आजकल आम हो गई है। यह बीमारी खास तौर पर महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। थायराइड की वजह से मरीजों को कमजोरी, वजन बढ़ने या कम होने, थकान, चिड़चिड़ापन और कई बार गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इलाज में देरी होने से मरीजों की दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं। जिला अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में लोग थायराइड की इलाज के लिए आते हैं, लेकिन जब उन्हें अस्पताल के स्टाफ द्वारा यह बताया जाता है कि यहाँ थायराइड का इलाज फिलहाल संभव नहीं है तो वे मायूस होकर लौट जाते हैं। इस विषय में जब मुख्य चिकित्सा डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में थायराइड के इलाज की सुविधा अस्थायी रूप से बंद है। डॉक्टर गढ़ेवाल ने कहा कि मरीजों को फिलहाल सिम्स बिलासपुर भेजा जा रहा है, जहां थायराइड की जांच और उपचार की व्यवस्था है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही जिला अस्पताल में थायराइड के इलाज की सुविधा बहाल की जाएगी ताकि मरीजों को इधर उधर न जाना पड़े। हाँ, जिला अस्पताल में रिएजेंट उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी हम लोग जितने भी थायराइड के केस आ रहे हैं उन्हें सिम्स रेफर कर रहे हैं। तो वहाँ हम लोग जैसे विजिट में गए थे तो वहाँ के कर्मचारियों को बोलना है कि मरीज जो जा रहे हैं उनको डायरेक्ट मना किया जा रहा है कि अभी यहाँ कोई नहीं कर पा रहा है जब क्योंकि सामान नहीं है करेगा। नहीं, डॉक्टर मूर्ति से मेरी बात हुई है और ये बोला गया है कि नहीं, जो भी केस हमारे थायराइड के जा रहे हैं या जो भी है तो वहाँ पे वो। कुल मिलाकर जिला अस्पताल बिलासपुर में थायराइड इलाज की कमी ने मरीजों को परेशानी में डाल दिया है। अब सभी की निगाहें स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर टिकी है। आखिर कब तक यह सुविधा फिर से शुरू होगी और मरीजों को राहत मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में इन दिनों टोमेटो फ्लू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। 9 माह से लेकर 7 साल तक के बच्चे बड़ी संख्या में इस नई बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों को बुखार, पेट दर्द, हाथ पैर और पीठ में लाल चकत्ते, मुंह के अंदर छाले जैसी समस्याएं हो रही हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में परिजन अपने बच्चों का इलाज कराने सरकारी और निजी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं।
सिम्स अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि फ्लू के कुछ केस अस्पताल में बढ़े हैं, लेकिन वह टोमेटो फ्लू के केस हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। टोमेटो फ्लू एक स्वसीमित बीमारी है, जिसका अर्थ है कि यह अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। हालांकि लक्षणों को कम करने के लिए सामान्य दवाइयां और आराम जरूरी बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन बच्चों को ज्यादा परेशानी हो, उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्कूलों में सबसे ज्यादा बच्चे इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों के संक्रमण का खतरा बढ़ने के कारण अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों द्वारा सलाह दी जा रही है कि लक्षण दिखने पर बच्चों को घर पर ही आराम करने दें। चिकित्सकों का कहना है कि कम से कम 7 से 10 दिन तक बच्चों को स्कूल से दूर रखें और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही भेजें। हमारे यहाँ ऐसे केसेस तो अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि हो सकता है हम लोग डिटेल हिस्ट्री भी नहीं लिए होंगे टोमेटो है, लेकिन लोगों ने ऐसा कभी नहीं हिस्ट्री दिया है कि टोमेटो की वजह से हुआ है। बट फ्लू रही सवाल फ्लू के, तो फ्लू के केसेस आ रहे हैं। एडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों में काफ़ी मात्रा में केसेस आ रहे हैं फ्लू के, और निश्चित तौर पर उसमें फ्लू को लाइटली सामान्य तौर से नहीं लेना चाहिए। उसमें समय पे उसका और चिकित्सक की सलाह से ही कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जैसे कि सामान्यतः बाकी फ्लू में होता है, वैसे ही ये फ्लू भी होता है, और इसमें भी एक दूसरे से फैलने का चांस रहता है। इसलिए जब तक फ्लू से पूरी फ्लू के सिम्टम्स है, जैसे बुखार आना, हाथ पैर में दर्द होना, सर्दी जुकाम, ये सब कॉमन फ्लू के सिम्टम्स हैं। यदि इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वैसे भी हम लोग कॉमन प्लेसेस में जाने के लिए मना करते हैं। घर में आइसोलेट करके उसको अच्छे से दवाइयाँ दें और फिर उसके खान पान पर ध्यान रखें। टोमेटो फ्लू का नाम बच्चों की त्वचा पर उभरने वाले लाल टमाटर जैसे चकत्तों की वजह से पड़ा है। यह वायरल संक्रमण अधिकतर कम उम्र के बच्चों में तेजी से फैलता है। विशेषज्ञों ने माता पिता को सलाह दी है कि बच्चों को संक्रमित होने से बचाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और उनके खान पान पर निगरानी बनाए रखें। डॉक्टरों का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बीमारी जानलेवा नहीं होती, लेकिन संक्रमण की आशंका के कारण सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। बच्चों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न ले जाएं और लक्षण दिखने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा दिलवाएं। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का वायरल का शिकार होने पर घर पर ही आराम करने की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम कार्यालय घेराव मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। लक्ष्मीनाथ साहू और पार्षद गायत्री साहू पर FIR दर्ज होने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने तीखी आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि जनता की आवाज उठाना अगर अपराध है तो ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है। मामला निगम कार्यालय घेराव से जुड़ा है। तिफरा क्षेत्र में पानी और बिजली जैसी समस्याओं को लेकर पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद लक्ष्मीनाथ साहू और पार्षद गायत्री साहू पर FIR दर्ज करा दी गई। विधायक अटल श्रीवास्तव ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि अगर जनता की आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। वार्डों में पानी नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी तो कहाँ, नगर निगम ही तो जाएगी, नगर निगम आयुक्त से ही तो डिमांड करेगी। और अगर उसने डिमांड किया और उसके ऊपर FIR हुआ तो आप सोच लीजिए कि क्या चल रहा है कि छोटे से लेकर बड़े तक विपक्षियों की आवाज को दबा दिया जाए। और विपक्ष किसकी आवाज उठाता है? विपक्ष जनता की आवाज उठाता है। जो जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति का हो, चाहे वो प्यासा आदमी हो, जो चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, उनकी आवाज भी अगर आप उठाएंगे तो आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। पर देर है अंधेर नहीं, कल कहीं ना कहीं इसमें एक नई लॉ आएगी।
इधर महेश दुबे उर्फ टाटा महाराज ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वार्डों की समस्याओं को लेकर पार्षद या उनके प्रतिनिधि निगम कार्यालय जाएंगे ही, और अगर वहां मुद्दा उठाने पर एफआईआर हो जाए तो ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने इसे सत्ता पक्ष की साजिश और बदले की कार्रवाई बताया। तंत्र में यदि जनप्रतिनिधि जनता की आवाज को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करता, उसमें यदि एफआईआर होता है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन है और हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से यदि लक्ष्मी भाई ने क्षेत्र की जनता की कोई मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया तो उसका स्वागत होना चाहिए, और वो तो आंख खोलने का काम किया है कि आप देखिए कितने अब सरकार चल रही, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद यदि कोई काम नहीं हो रहा तो जनप्रतिनिधि काहे के लिए चुना जाता है? जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व जनता की आवाज को बुलंद करना। आप जनता की आवाज को ही दबाने जो काम कर रहे हो। गायत्री साहू जो कि पार्षद है उस वार्ड संबंधित वार्ड की, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। हम दोनों के ऊपर चिन्हांकित करके एफआईआर करना द्वेषपूर्ण है, बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की गई है। लेकिन हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के सिपाही डरने वाले नहीं हैं, वो डटकर मुकाबला करेंगे। आज जिला कांग्रेस कमेटी का भी बयान आ गया है कि वो हमारे साथ हैं और हम लोग एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट घेराव की तैयारी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से लोकतंत्र को दबाने के काम ये सरकार कर रही है, नगर की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। एक महिला पार्षद के साथ इन्होंने जो दुर्व्यवहार पूर्ण कार्य किया है, एक महिला नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देने वाली बीजेपी की सरकार आज नारियों के साथ क्या व्यवहार कर रही है आप सबके सामने। ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी साहू ने भी कहा कि सरकार में अब जनता की बात करना गुनाह हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद पार्षदों और महिलाओं को चिन्हित कर राजनीतिक बदले की भावना से एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि महिला प्रतिनिधियों को दबाना शर्मनाक है। लक्ष्मी साहू ने यह भी कहा कि बहुत जल्द कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तखतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत लोखंडी के ग्रामीण लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्राम वासियों एवं पंच सरपंचों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर बिलासपुर को आवेदन सौंपकर 3 प्रमुख समस्याओं का समाधान तत्काल कराने की मांग की है। ग्रामीणों की पहली समस्या सड़क जर्जर की है। ग्राम में संचालित लगभग 5 कोल डिपो, भाटिया कोल डिपो, हिंद एनर्जी कंपनी, स्नाड्य कोल डिपो, संगीता सेल्स कोल डिपो और खान कोल डिपो से प्रतिदिन ट्रक और हाईवा का आवागमन होता है, जिससे सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है। दूसरी बड़ी समस्या बिजली आपूर्ति की है। ग्राम में लगा पुराना ट्रांसफार्मर और केबल बार बार खराब हो जाता है, जिससे बिजली बार बार गुल हो जाती है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और चोरी जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। तीसरी समस्या पेयजल संकट की है। रोड निर्माण के दौरान पाइपलाइन टूट जाने से पानी की आपूर्ति बाधित है। 2 साल पहले नई पानी टंकी का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन अब तक उससे सप्लाई शुरू नहीं हुई है। ग्रामीणों ने कहा है कि ठेकेदार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया है, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं कर रहा है, जिससे गांव के लोग परेशान हैं। हमारे गांव में बहुत सारी समस्या है। जैसे कोल वासरी बना हुआ है तो उसमें रोड इतना जर्जर हो चुका है तो गाड़ी वाड़ी तो आना जो आदमी को पैदल जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। किसान धान बोया है तो धान बोने के लिए बोया है तो आ जा नहीं पा रहा है। खेत में पानी भरा हुआ है। कोयला का इतना ज़्यादा डंप करके रखे हैं अवैध तरीके से कि अगल बगल के खेत में भी वो कोयला जाके बह जा रहा है, तो किसान खेती नहीं कर पा रहा है। और पीएचई वाला एक और समस्या हमारे यहाँ, पीएचई वाला ठेकेदार उसमें पानी टंकी बना चुका है। 2 साल हो गया, उसमें नाम बाकायदा पूर्व सरपंच प्रतिनिधियों का नाम लिखा हुआ, लेकिन वो टंकी चालू ही नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने एक स्वर से कहा है कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। इसलिए आंदोलन हो उससे पहले ही बुनियादी समस्याओं का समाधान किया जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा और राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिलासपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। सिरगिट्टी क्षेत्र में एक अज्ञात युवक ने 4 से 5 निरपराध गायों पर धारदार हथियार कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इस अमानवीय कृत्य ने यह साफ कर दिया है कि किस तरह समाज में कुछ लोगों के भीतर की हैवानियत अब खुलकर सामने आ रही है। घायल गायों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज सिरगिट्टी क्षेत्र के गौ सेवकों द्वारा कराया जा रहा है। कल सिरगिट्टी में एक युवक द्वारा
5 गायों को टंगिया से मार के घायल किया गया है, जिसकी उपचार अभी सिरगिट्टी गौरक्षक के द्वारा किया जा रहा है। लड़के को पकड़ के थाने में सुपुर्द किया गया है। अब ये गाय पे जो हमला हो रही है, ये भी कहीं न कहीं सनातन का विरोध है और ये एक प्रकार से मिशनरियों द्वारा कराया जा रहा है कि आप इनको हमला करो, इनको चुनौती दो। हिंदुओं को कैसे भी करके चैलेंज कर रहे हैं। ये जितने चैलेंज कर रहे हैं करते जाए, एक समय तक सहेगा। एक हिंदू अपने आप में आ जाएगा ना, तो तुम लोग जो अत्याचार कर रहे हो सबकी ना, ये सभी की ना ऐसी अस्तित्व खत्म होगी जो तुम गौ माता काटोगे ना और सोचेंगे नहीं। तुम ये भोले वाले बच्चों को अपने आप में बहला रहे हो और तस्करी करवा रहे हो। सब प्लानिंग है ना तुम लोगों का। इनको मैं खुला चुनौती करता हूँ, जब तक प्रशासन साथ दे रही ठीक है, और जिस दिन तुमको पाएंगे हम तुमको काटेंगे। ग्राम पंचायत छतौना में बेसहारा गौवंश और किसानों की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। करीब 250 से 300 गौवंश बिना आश्रय के गांव में इधर उधर भटक रहे हैं। एक और ये बेजुबान पशु चारा पानी और उपचार के अभाव में दयनीय हालत में जी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फसलों को नुकसान पहुंचाकर किसानों की आजीविका पर भी संकट खड़ा हो गया है। गौवंश की समस्या को देखते हुए गौ सेवा धाम समिति छतौना ने जिला कलेक्टर बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की है। समिति ने बताया कि फिलहाल सरपंच ने स्वयं की पहल पर बेसहारा पशुओं को गांव के क्रिकेट मैदान में अस्थायी रूप से रखा है, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक संभव नहीं है। समिति ने प्रशासन से 2 प्रमुख मांगे रखी हैं। ग्राम में ही स्थायी और व्यवस्थित गौशाला का निर्माण कराकर उन्हें स्थानांतरण किया जाए, साथ ही पशुओं की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी तय की जाए। हमारे गांव में लगभग छतौना ग्राम पंचायत में 250 से 300 आवारा मतलब बेसहारा पशु हैं। तो उनके देख रेख की कोई ऐसी उचित व्यवस्था नहीं थी, उनके रहने के लिए कोई शेड नहीं था, उनके खाने पीने की ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उसी मांग को लेके हम पहले पंचायत से संपर्क किए। पंचायत अपने स्तर पे मदद उनकी नहीं कर पा रहे थे। फिर हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। तो हमारी मुख्य मांगे ये थी कि उन पशुओं को या तो गांव में ही रहने की उनकी उचित व्यवस्था, उनकी देखरेख की, उनके चारा पानी, उनके इलाज की व्यवस्था की जाए, या फिर अगर उन्हें गौठान में शिफ्ट किया जाता है तो वहीं उनके लिए एक ऐसी प्रणाली, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जहाँ जवाबदेही हो, क्योंकि इससे पहले भी गौठान में पशु रखे गए फिर वहाँ से गायब हो गए। तो उनके देखरेख की व्यवस्था वहीं की जाए, जो भी व्यवस्था है। तो खतरा ही उत्पन्न हो रहा है कि आसपास में रोड में एक्सीडेंट या आने जाने वाले लोगों को परेशानी, ट्रैफिक का दुनियादारी प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ, और किसानों के फसल बर्बाद भी किया जा रहा है, नुकसान भी हो रहे हैं, जो कि ये सब चीज़ यही के किसानों की वजह से है। उन्हीं के गाय हैं सब। तो छोड़ दिया गया। तो उनके रेख देख के लिए कोई वहाँ साधन नहीं था। वहाँ पंचायत से अपने तरीके जो भी किए, वहाँ घेरे में करके उनके व्यवस्था बनाए रहने के इमरजेंसी में। लेकिन हमको गांव वालों को वहाँ और सेवक भाई जो भी हमारे साथ, उनको स्थायी उनके व्यवस्थापित चाहिए। उनके रहने सहने, खाने पीने सब व्यवस्था होना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन जल्द कदम नहीं उठाता तो एक ओर पशुओं की जान जोखिम में रहेगी और दूसरी ओर किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। अब ग्रामवासी जिला प्रशासन की पहल का इंतजार कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है।
और प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते 24 घंटों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में भी राज्य के कई हिस्सों में वर्षा की संभावना बनी हुई है। खासकर रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर छत्तीसगढ़ में आगामी 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला बना रहेगा, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ में वर्षा की गतिविधियों में कुछ कमी आ सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। बिलासपुर के भतराई स्टेडियम में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शानदार समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने की। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए। इनमें जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न इलाकों से छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2 दिनों तक चले इस खेल महाकुंभ में बच्चों ने अपनी खेल प्रतिभा और जुझारूपन का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का सबसे बड़ा आकर्षण रहा ओवरऑल चैंपियनशिप। 796 अंक हासिल कर सरगुजा क्षेत्र ने इस बार चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं बस्तर क्षेत्र ने दूसरा स्थान हासिल कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य अतिथि मंत्री रामविचार नेताम ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि एकलव्य विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र ही नहीं, बल्कि यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल, योग और सांस्कृतिक गतिविधियों से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। मंत्री नेताम ने आगे कहा कि खेल से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास होता है। यही गुण उन्हें भविष्य में एक अच्छा नागरिक और देश का गौरव बनाने में मदद करेंगे। आपका इस समय खेलने का, कूदने का, पढ़ने का, लिखने का, सब जीवन में जितना पढ़ाई का जितना महत्व है, उतना ही हमारे बाकी खेल कूद के साथ साथ जो हमारे संस्था चल रहे हैं, उन संस्था में अन्य जितनी भी गतिविधियां हैं, वो सब लोगों को एक सर्वांगीण विकास करने के लिए तमाम तरह की गतिविधियां, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद हो गया, पीटी हो गया, योगा हो गया, साधना हो गया, प्रेयर हो गया, ये सब जरूरी है, ये सब होंगे। और इसलिए ये जो समय है आपका, ये दोबारा फिर आने वाला नहीं है। बहुत तेजी से समय निकल जाता है। आज आप लोग हैं 9th क्लास के, 10th क्लास के, 12th तक के बच्चे हैं। इसके बाद तो फिर अन्य क्षेत्र में चले जाएंगे। क्रीड़ा प्रतियोगिता का ये आयोजन बच्चों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। पूरे स्टेडियम में खेल भावना और उत्साह का माहौल देखने को मिला। खेल मैदान पर बच्चों का जोश और जज्बा हर किसी को प्रभावित कर रहा था। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाइट गोल होते ही अंधेरा छा जाता है। बीते दिनों रात में एक महिला को प्रसव पीड़ा उठने पर उसे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जब प्रसव कराने के लिए ले जाया गया तब बीच में ही लाइट गुल हो गई। विभाग की नर्सें अंधेरे में परेशान होती रहीं और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से डिलीवरी कराई गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बेलसरी निवासी ज्योति नाम की महिला को घर में प्रसव पीड़ा उठने पर स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर लाया गया, जहां प्रसव पीड़ा अत्यधिक होने पर उसे भर्ती कराया गया और डिलीवरी के लिए ओटी ले जाया गया। अचानक स्वास्थ्य केंद्र में लाइट गुल हो जाने से अफरा तफरी मच गई।
स्वास्थ्य केंद्र की नर्स लाइट व्यवस्था के लिए परेशान होते दिखी। जब लाइट नहीं आई तब नर्स ने ओटी से बाहर आकर बाहर खड़े एक व्यक्ति से मोबाइल मांगा और कहा कि लाइट गुल है और डिलीवरी हो चुकी है, टाँके लगाना बाकी है। नर्स ने सूझबूझ से मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से मामले को संभाल लिया और जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इधर अधीक्षण अभियंता सुरेश कुमार जांगड़े ने बताया कि तखतपुर क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली बंद की सूचना मिली थी, जिस पर क्षेत्रीय विभाग के एई व जेई द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें 20 से 25 मिनट के लगभग लाइट बंद हुई और इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में लगे इन्वर्टर का काम नहीं किया गया था और स्विच बोर्ड में जो स्विच चेंज हुआ था उसे चेंज ओवर नहीं किया। इस वजह से स्थिति निर्मित हुई है। इसमें इनका जो हमारा जो बिजली बंद 25 मिनट का ही हुआ था, लेकिन इनके जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है एई से, उसमें इनका ये कहना था कि इन्वर्टर उस समय उस ड्यूरेशन में काम नहीं किया गया या स्विच बोर्ड जो मतलब स्विच जो चेंज ओवर है वो उसको चेंज ओवर नहीं किया गया, जिस कारण से स्थिति निर्मित हुई। तो टार्च और ये है वो जो हॉस्पिटल प्रबंधन है इसके बारे में हम लोग बता पाएंगे। बाकी हमारी जो सप्लाई है 25 से 30 मिनट तक बाधित रही है और जैसे हमको हमारी उसकी जानकारी प्राप्त हुई, डीओ एक्चुअल में वहाँ पर गया था और जैसे हम हमारे कार्यालय को जानकारी दी गई। इस घटना को लेकर बिजली विभाग द्वारा थाना तखतपुर में एनएससी कक्ष के विद्युत सप्लाई के संबंध में वायरल वीडियो की जाँच कराने आवेदन दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या निर्णय लेती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।